हेलो, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने ठोस अवस्था की सीरीज स्टार्ट करी थी, तो आज उसका दूसरा भाग है। जिन लोगों ने हमारी ठोस अवस्था का पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है, वो जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ठोस अवस्था में द्रव्य, मैटर या पदार्थ क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका भौतिक आधार पर वर्गीकरण कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा ठोस, द्रव, गैस। ठोस से गैस कैसे बनता है, ठोस से द्रव कैसे बनता है, द्रव से गैस कैसे बनता है, ठोस के बनने में कौन कौन से बल लगते हैं, अणुओं का व्यवस्थीकरण कैसा रहता है, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो हमने देख लिया था पिछले वीडियो में कि वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस होता है। तो आज हम इस पार्ट में ठोस का वर्गीकरण देखें। हमने पिछले पार्ट में द्रव्य का वर्गीकरण आपको अच्छे से समझाया है। इस पार्ट में हम देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण का यहाँ पे जो आधार होगा वह ज्यामितीय आधार है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। इसमें जो वर्गीकरण का आधार है, वर्गीकरण का जो आधार है वह है ठोसों की ज्यामिति। तो ठोसों की ज्यामिति के अनुसार, यानी कि उसकी जियोमेट्री के अनुसार ही यहाँ पे उनका वर्गीकरण किया जाएगा। ओके, तो इस आधार पर ठोसों के जो है दो प्रकार होते हैं। ज्यामिति के आधार पर ठोसों के दो प्रकार होते हैं। पहला जो है वह होता है क्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस, जिसको क्रिस्टल सॉलिड कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है अक्रिस्टली ठोस, जिसे एमॉर्फस कहा जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्रिस्टली ठोस क्या है, इनके गुण कैसे हैं, अक्रिस्टली ठोस क्या है, इनके गुण कौन कौन से। तो देखते हैं, सबसे पहले क्रिस्टली ठोसों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इनकी ज्यामिति। ठोसों की ज्यामिति यानी कि इनका जियोमेट्री। ओके, तो क्रिस्टली ठोसों की जो ज्यामिति होती है वह जो होती है निश्चित होती है। निश्चित होती है यानी कि एक रेगुलर फॉर्म में होता है। कैसे? इसके जो संरचनात्मक अवयवी कण है, यानी कि अणु, परमाणु तथा आयन है, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टली ठोसों में एकदम रेगुलर, एक के बाद एक, इस प्रोसेस को ये छोड़ते नहीं है, जिसके चलते इनका एक निश्चित व्यवस्था होता है। इससे हम कह सकते हैं कि इनकी ज्यामिति जो होती है वो निश्चित होती है। तो क्रिस्टली ठोस जो है, इन क्रिस्टली ठोस के उदाहरण की बात करें तो क्रिस्टली ठोस का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl क्रिस्टली ठोस का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं अक्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस
कि ज्यामितीय व्यवस्था अगर देखें, ज्यामिति, तो यह जो होती है इसकी ज्यामिति, यह अनिश्चित होती है, अनिश्चित रूप से होती है। किस तरीके से होती है? अनिश्चित होती है। ओके, ये इसके तरह रेगुलर नहीं होते। तो ये किस तरीके से होंगे? इनका जो है पैकिंग जो होता है वो इस तरीके से किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। कहीं भी जो है इसके अवयवी कण कहीं भी इस तरीके से जुड़ जाते हैं, किसी सीक्वेंस को ये फॉलो नहीं करते। ओके, तो इसकी जियोमेट्री जो होती है वो इनरेगुलर होती है। ओके, और जो क्रिस्टली सॉलिड है उनकी जियोमेट्री रेगुलर होती है। ठीक, तो अनिश्चित रेगुलर वाले जो अक्रिस्टली ठोस हैं, इसका उदाहरण अगर अपन देखें तो इसका उदाहरण है रबर। रबर एक अक्रिस्टली ठोस है जिसका ज्यामिति अनिश्चित होती है, यानी कि इसके अवयवी कणों का जो व्यवस्थीकरण होता है वो अनिश्चित रूप से इनरेगुलर पैटर्न में होता है। वहीं क्रिस्टली ठोस की बात करें तो इसकी ज्यामिति, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो रेगुलर होती है और वे एक के बाद एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है सोडियम क्लोराइड है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, अब आगे देखते हैं कि ये किस तरीके से इनरेगुलर रेगुलर प्रोसेस में है। इसको और अगर डिटेल आप देखना चाहो तो सोडियम क्लोराइड के सीक्वेंस में आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोराइड है, क्लोराइड है, सोडियम है, फिर से क्लोराइड, सोडियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, फिर से क्लोराइड आयन। तो आप देखेंगे कि ये रेगुलर एक के बाद एक है, व्यवस्थित है रेगुलर फॉर्म में। और यही रबर के लिए देखेंगे, मान के चलो एक को अपन छोटा सा डॉट रखते हैं और एक बड़ा, तो वो इस तरीके से कहीं भी, इस तरीके से कहीं भी अव्यवस्थित रहते हैं, ऐसे ऐसा इस तरीके से। तो यहां आप देख पाएंगे कि इसमें जो अणु परमाणु आयन है उनकी व्यवस्था इस तरीके से होती है और यहां पे क्रिस्टली सॉलिड में इनकी व्यवस्था जो है इस तरीके से रेगुलर फॉर्म में होता है। ओके, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे देखते हैं। इस साइड था हमारा क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोस। अपन इसको यहां से डिवाइड कर देते हैं, आसान हो जाएगा। इधर दूसरे साइड था अपना अक्रिस्टली ठोस। हमने पहला देखा था इनका ज्यामिति स्ट्रक्चर, दूसरा जो है इसके गलनांक, गलनांक। जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, क्रिस्टली ठोसों का एक निश्चित गलनांक होता है। निश्चित गलनांक का मतलब किसी ये एक टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट होते हैं या गलते हैं। वहीं अगर हम बात करें अक्रिस्टली ठोसों के गलनांक के बारे में, तो उनका गलनांक निश्चित नहीं होता, यानी कि वो एक रेंज पे काम करते हैं, एक रेंज पे पिघलते हैं, यानी कि इनकी एक परास होती है। जैसे कभी वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पिघल सकते हैं तो कभी 50,
या तो फिर हो सकते हैं 25 से 50 के बीच में किसी भी टेम्परेचर पे जो है वो पिघल सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो क्रिस्टली ठोस हैं इनके गलनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी कि ये निश्चित ताप पर ही पिघलेंगे। ओके, एक निश्चित ताप पर, ठीक। और यहीं अगर देखें अक्रिस्टली ठोसों के संदर्भ में, तो अक्रिस्टली ठोसों का जो गलनांक होता है वह अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। अनिश्चित से तात्पर्य है कि ये किसी एक टेम्परेचर पे नहीं पिघलेंगे, इनकी एक परास होती है। ओके, एक रेंज होता है। क्या होता है? एक रेंज। कैसे? ये मान के चलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कभी पिघल रहे हैं तो कभी 26 पे पिघलेंगे, कभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे करते करते वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर पिघल रहे हैं तो ये एक परास है। कभी वो 25 में भी पिघल सकते हैं, कभी 26 में भी, या 40, 45, 50, इस तरीके से वो एक रेंज में, एक परास में पिघलते हैं। इनकी गलनांक जो है निश्चित नहीं होती। ओके, ठीक। अब देखते हैं अगला पॉइंट, विदलन। विदलन यानी कि क्लीवेज। अगर हम किसी क्रिस्टली ठोस को काटते हैं किसी धारदार उपकरण से या हथियार से, तो क्रिस्टली ठोस को काटने पर इसकी सतह चिकनी, कटी हुई सतह जो है चिकनी दिखाई देती है। और वहीं अक्रिस्टली ठोस को जब हम काटते हैं तो उनकी सतह जो होती है वह खुरदरी होती है। ओके, क्रिस्टली ठोस की सतह काटने पर, है ना, काटने पर क्रिस्टली ठोस की सतह कैसी होती है? चिकनी होती है। और वहीं अक्रिस्टली ठोस की को अगर काट दिया जाए तो उसकी सतह जो होती है वह खुरदुरी होती है। खुरदुरी सतह, ऐसे सतह खुरदुरी सतह, और इसकी सतह कैसी होगी? चिकनी सतह। ओके, तो अक्रिस्टली ठोस में इसकी सतह जो होगी वो कैसी होगी? खुरदुरी होगी, और क्रिस्टली ठोस में इसकी सतह चिकनी होगी। अगला देखते हैं इन ठोसों की प्रकृति। इन ठोसों का प्रकृति कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है? इन ठोसों की प्रकृति की बात करें तो ये कैसे होता है? प्रकृति से तात्पर्य कि ये कैसे ठोस हैं। जो क्रिस्टली ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस हैं, वास्तव में ये ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस हैं। और वहीं अक्रिस्टली ठोसों की बात करें तो वो दिखने में ठोस जैसे नहीं लगते, लेकिन वो ठोस होते हैं, तो वो आभासी ठोस कहलाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्रिस्टली ठोस जो होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस। और जो अक्रिस्टली ठोस हैं ये आभासी ठोस होते हैं, आभासी ठोस, यानी कि देखने से आपको लगेगा नहीं कि ये ठोस हैं, लेकिन वास्तविक में ये ठोस होते हैं, वो भी किस तरीके के? अक्रिस्टली, एमोर्फस टाइप के। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संपीड़ता। संपीड़ता, संपीड़ता से तात्पर्य है कि अगर कोई ठोस है, उस ठोस पर अगर हम बाहर से बल लगाएं तो बल लगने पर वो संपीड़ित हो। ओके, जैसे स्पंज को दबाएं तो वो दब जाता है, और जैसे ही बल हटाएं तो स्पंज अपने वापस स्थिति में आता है। तो इस गुण को अपन क्या कहेंगे? संपीड़िता। जो वास्तविक ठोस होता है, यानी कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, इनमें असंपीड़िता का गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टली ठोसों में संपीड़िता का गुण पाया जाता है। कैसे? वास्तविक ठोसों को दबाने पर वो दबेंगे नहीं। हाँ, अगर बहुत अधिक बल लगाते हैं तो दब जरूर जाएंगे, वो टूट जाएंगे, और बल हटाने पर टूटी हुई
ठोस वापस जो है पहले जैसे नहीं बनेगी, यानी कि इसके संपीड़ता का गुण नहीं है। ये कैसे हैं? असंपीड़। तो वहीं अगर अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो जैसे रबर पे अगर बल लगाते हैं और खींचते हैं तो वो लंबा हो जाएगा, और जैसे ही हम बल हटा देते हैं रबर अपने वास्तविक स्थिति में आएगा। यानी कि रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है और उनमें संपीड़ता का गुण पाया जाता है। ओके, तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो संपीड्य होते हैं, असंपीड्य। ठीक, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये संपीड्य हैं। ओके, ये संपीड्य है, इसमें संपीड़न होता है। ठीक, नेक्स्ट है इनकी व्यवस्था। इनकी व्यवस्था कणों की, यहां पूरा ही लिख लीजिए, कणों की व्यवस्था। जब इन ठोसों का निर्माण होता है उस समय इनके अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयनों की व्यवस्था कैसी होती है उस पर बात करेंगे। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें अवयवी कणों का जो व्यवस्था होता है वह दीर्घपरासी होती है। ओके, मतलब बहुत अच्छी तरीके से एकदम पास पास इनमें अवयवी कण जो है एकदम नियमित रूप से रहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जब निर्माण होता है तो इसमें अवयवी कण लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है, लघु परासी होती है। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है ज्यादा नीचे हो रहा है तो एक बार आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात अब आगे देखते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक निश्चित होता है क्रिस्टलीय ठोस का, अक्रिस्टलीय ठोस का अनिश्चित। वो एक रेंज पे काम करता है, यानी कि वो 25 से 50 के बीच में किसी भी टेम्परेचर पे पिघल सकता है। दूसरा अगला जो है विदलन। क्रिस्टलीय ठोस का जब विदलन होता है यानी कि क्लीवेज होता है, ब्रेक होता है, तो उसको काटने पर जो है उसका जो सतह होता है वो चिकनी सतह दिखाई देती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में खुरदुरी होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति देखें तो ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो आभासी ठोस होते हैं। वहीं इनकी संपीड़ता देखा जाए, संपीड़ता देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस संपीड्य होते हैं। और वहीं कणों की व्यवस्था देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोसों की जो कणों की व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में यह व्यवस्था लघु परासी होती है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक, अगला है सेवेंथ, दैसिकता। दैसिकता से तात्पर्य कि अगर उस क्रिस्टलीय ठोस में जो अणु व्यवस्थित है उनका अध्ययन हम अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग डायरेक्शन से करते हैं, उन डायरेक्शनों में उन अणु परमाणुओं की भौतिक गुण जो है किस तरीके से हैं, उन गुणों के आधार पर इसको समझाया जाता है। ओके, तो यहां पर अगर किसी अलग अलग दिशाओं में उनके गुण अलग अलग हों तो वह विषम दैसिक कहलाता है, जबकि अलग अलग दिशाओं में गुण एक जैसे हो तो वह समदैसिक कहलाता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होता है। क्रिस्टलीय ठोस
की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में हमने एक संरचना से हम इनको समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब यहां पे देखते हैं, अब ये एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव नेगेटिव, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे सोडियम आयन और जहां पे नेगेटिव है वहां पे क्लोराइड आयन। अब इसको जरा देखिए, हम क्या करते हैं, यहां से इसको समान भाग में बांट देते हैं। इस डायरेक्शन में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस जो हमने लाइन खींचा उसके उस पार पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसके इस पार जो है नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि इस पार पॉजिटिव, इस पार नेगेटिव। इन दोनों में जो है अलग अलग चार्ज वाले आयन दिख रहे हैं, एक जैसे चार्ज वाले आयन नहीं है, यानी कि इन दोनों साइड के गुण जो है एक जैसे नहीं है। तो यह जो होगा यह विषमदैशिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? विषमदैशिक, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएं तो सभी अणु परमाणु या आयनों के गुण एक जैसे नहीं है। यहाँ पे आयन है तो आयनों के गुण एक जैसे नहीं है। इस पार देखें तो इधर पॉजिटिव वाले आयन है, इधर नेगेटिव वाले आयन है। तो इस तरीके की व्यवस्था को या गुण वाले को हम बोलेंगे विषमदैशिक। क्या कहा जाएगा? विषमदैशिक क्रिस्टलीय ठोस। इनमें जो है इनकी दैशिकता कैसी होती है? विषमदैशिक। वहीं अगर हम देखें कि दैशिकता अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है रबर। हमने रबर की व्यवस्था स्ट्रक्चर देखा था कि वो इस तरीके से थे। रबर जो है इनरेगुलर फॉर्म में इनके अवयवी कण जो है रहते हैं और इस तरीके से, है ना, इनरेगुलर फॉर्म में। अब इसको देखा जाए कि अब क्या करें, इनको किसी एक डायरेक्शन में हम इसका अध्ययन करेंगे। मान के चलो हमने खींच दिया ऐसा, ऐसा खींचा, देखो इस डायरेक्शन के इस पार देखें, इधर भी हमको दिख रहे हैं दोनों मिक्स जैसे, इधर भी दिख रहे हैं मिक्स। देखें नॉर्मली देखेंगे तो हमको अंतर दिखेगा नहीं, इधर भी जैसा है उसी तरीके से इधर भी अणुओं की व्यवस्था है। यानी कि इस प्रकार जब किसी डायरेक्शन में सारे अणुओं की व्यवस्था यानी कि उनके भौतिक गुण एक समान हो तो उसे समदैशिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समदैशिक। क्या कहा जाता है उसे? समदैशिक। ओके, तो इस तरीके से जब किसी डायरेक्शन में आयनों, अणु परमाणु तथा आयनों के गुण अलग अलग हों तो वह विषमदैशिक कहलाएगा। और जब किसी क्रिस्टल की संरचना में अणु परमाणु तथा आयनों के गुण अलग अलग हो तो विषमदैशिक और एक जैसे हो तो समदैशिक। तो क्रिस्टलीय ठोसों के में जो है वो विषमदैशिकता पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता पाई जाती है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, तो उसके लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आठवां है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र देखेंगे क्रिस्टल और अक्रिस्टल में शीतलन वक्र होता कैसे। तो शीतलन वक्र जो होती है, पहले तो देखते हैं कि अपन इसको ठंडा करते समय तो ठंडा अगर किया जाए तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। हम देखते हैं कि जो x अक्ष है इस अक्ष में समय है, y अक्ष में ताप है। ठंडा कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो ताप होगा वो अधिकतम होगी, तो अधिकतम ताप से ताप को कम करेंगे। तो होता क्या है, ताप जो है पहले धड़ल्ले से कम होता है,
फिर उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि ताप जो है स्थिर रहती है। फिर उसके बाद ताप फिर धड़ल्ले से कम होती है। फिर उसके बाद ताप जो है स्थिर होती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र है वो इस तरीके से डाउन होता है। ओके, वहीं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखें, अगर अक्रिस्टलीय ठोस को ठंडा किया जाए तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पे दो एक्सिस ले लेते हैं, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो y एक्सिस में हमने लिया है टेम्परेचर यानी कि ताप को, और x एक्सिस में हमने लिया है समय को। अब क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं। ठंडा कर रहे हैं यानी कि टेम्परेचर हाई होगा। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, ये धड़ल्ले से धीरे धीरे होते हुए एक ही साथ इस तरीके से उसका ताप जो है कम होते जाता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में पहले कम होगा फिर स्थिर रहेगा, फिर कम होगा फिर स्थिर रहेगा। ओके, ये तो था कि ठंडा करते हैं उस स्थिति में। अब देखते हैं कि अगर इनको गर्म किया जाए, गर्म किया जाए तो क्या स्थिति होगी। तो इसके लिए हम देखेंगे फिर वही व्यवस्था कि यहां पे इधर ताप लिया जाए और यहाँ पे समय लिया जाए। ठीक, अब देखेंगे गर्म करना है। गर्म करना है मतलब पहले टेम्परेचर कम है, तो पहले टेम्परेचर कम है तो गर्म करेंगे तो ये लगातार बढ़ेगा। फिर एक स्थिति आएगा टेम्परेचर स्थिर रहेगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा फिर स्थिर रहेगा। इस तरीके से गर्म करेंगे तो इनका वक्र चढ़ता है। वहीं अक्रिस्टलीय ठोसों में भी देखें गर्म करने की स्थिति में, तो यहाँ पे देखेंगे अपर, इधर समय है x अक्ष पे, y अक्ष पे ताप है। अब क्या है, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते हैं जब अक्रिस्टलीय ठोसों को, तो यहां से ये स्टार्ट होते हुए ये कंटिन्यू जो है ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ठंडा करो तो भी ये कंटिन्यू उतर रहा है, गर्म करो तो भी ये कंटिन्यू चढ़ रहा है। और यहां पर देखें तो पहले तो कम हो रहा है, फिर स्थिर, फिर कम, फिर स्थिर, बढ़ रहा है, स्थिर, फिर बढ़ रहा है, फिर स्थिर। तो इस तरीके से जो वक्र प्राप्त होती है, इस वक्र को बोलते हैं असतत वक्र। क्या कहा जाता है, असतत वक्र, असतत वक्र। और इस तरीके के वक्र को जो एक बार स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यू डाउन, और एक बार स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यू ऊपर चले जाता है, तो इस तरीके के वक्र को कहा जाता है सतत वक्र। सतत वक्र यानी कि हम ये कहेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका वक्र जो होता है वो असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो वक्र होता है वह सतत होता है। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ठोसों का वर्गीकरण उनके अज्यामिति आधार पर, ठीक, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, और हमने उनके विभिन्न गुणों के बारे में भी चर्चा किया कि क्या क्या स्थितियां होती है, उनकी ज्यामितीय स्थिति, उसकी गलनांक स्थिति हमने देखा। ओके, संपिंडता स्थिति देखा, अलग अलग स्थितियों पर शीतलन वक्र हमने देखा, अणुओं की व्यवस्था हमने देखी। तो इस तरीके से अलग अलग क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोसों को हम समझ सकते हैं। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही, आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।